बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 बैठक में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर की चर्चा। उर्वरकों की उपलब्धता, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्पों पर रखा पक्ष। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का किया शुभारंभ। बांस संग्रहालय और ऑर्गेनिक मार्केट का किया दौरा। कहा, पूर्वोत्तर की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा देश। रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद जारी। अब तक करीब 188 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया गेहूं। एमएसपी पर खरीद से 18 लाख किसानों को हुआ लाभ। करीब 38 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कर्नाटक और उत्तराखंड में वन हेल्थ प्रारूप पर कर रहा है काम। वन हेल्थ प्रायोगिक तौर पर बेंगलुरु में किया गया शुरू। तो जर्मनी के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने 2 सत्र में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला के नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रमुख उपायों की चर्चा की, जिनमें उर्वरकों की उपलब्धता, भारत की कृषिगत विशेषज्ञता के उपयोग की व्यवस्थित प्रणाली, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्प शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नॉर्थ ईस्ट एग्री एक्सपो चौमुकिडमा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत सरकार देश में चौमुखी और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मान्यता है कि पूर्वोत्तर की ताकत बढ़ेगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और इस ताकत के साथ देश आगे बढ़ेगा। जब चौतरफा विकास की बात होती है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसीलिए सरकार की योजनाएं, कार्यक्रमों, फंडिंग और संस्थानों के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र किसी के भरोसे नहीं रहे, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो और देश के नव निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सकने में सक्षम हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार इस क्षेत्र का प्रवास करते हैं और अपने साथी मंत्रियों से भी उन्होंने कहा है कि वो इस क्षेत्र का नियमित प्रवास कर यहाँ की कठिनाइयां समझते हुए अपने विभागों से संबंधित समस्याओं का त्वरित निदान करें। पूर्वोत्तर विकास के लिए उन्होंने कई सौगातें गत वर्षों में दी हैं ताकि यहाँ की बरसों से होती आई अनदेखी की भरपाई की जा सके। तोमर ने नागालैंड के दीमापुर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, जिससे उत्पादित शहद परीक्षण के लिए मधुमक्खी पालकों और प्रोसेसर्स को मदद मिलेगी। तोमर ने बांस संग्रहालय और ऑर्गेनिक एसी मार्केट का भी अवलोकन किया। रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। 26 जून तक करीब 188 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। गेहूं की खरीद से 18 लाख किसानों को रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 38 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद भी सुचारू रूप से जारी है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 861 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक 125 लाख से ज्यादा किसान 1086
69 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ स्वरूप के जरिए पशुओं, मनुष्यों और पर्यावरण संबंधित स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हितधारकों को एक मंच पर लाने की पहल की है। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से DAHD और भारतीय उद्योग परिसंघ क्रियान्वयन साझेदार के तौर पर कर्नाटक तथा उत्तराखंड राज्यों में वन हेल्थ प्रारूप को लागू करने की जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं। DAHD कर्नाटक बेंगलुरु में वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी कर्नाटक में इस प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ कर रहे हैं। DAHD एक राष्ट्रीय वन हेल्थ रोड मैप विकसित करेगा जो इस पहल से मिलने वाले अनुभवों पर आधारित होगा। इसके जरिए पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले संक्रामक रोगों को भविष्य में रोकने में मदद मिलेगी। इस पहल से बेहतर तरीके से रोगों से निपटने की प्रणाली तैयार होगी और उसका प्रबंधन संभव होगा। साथ ही विश्व भर में अपनाई जाने वाले उत्कृष्ट व्यवहारों को भी अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसलों का भुगतान कर उनका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने दे रही है। अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 28 लाख किसानों को 3075 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ये भुगतान अधिक वर्षा, आंधी, तूफान, पाला, बर्फबारी, ओले, कीट, फसली रोगों, आग जैसी आपदा के कारण किसानों की नष्ट हुई फसल के मुआवजे के रूप में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा के दौरान नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जनवरी 2016 में शुरू किया था। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद किसानों की फसलों को खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करना और प्रीमियम के बोझ को कम करना है। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% तक प्रीमियम अदा करना होगा। वहीं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना है। इस योजना के लागू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है, खासकर उन किसानों को जो किसान कर्ज या फिर उधार पैसे लेकर खेती में लगाते थे। योजना के कारण उनकी आय और मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार की इस योजना को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया है। इस योजना में जो किसान कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। बाकी अन्य किसानों ने अपना बीमा स्वेच्छा से करवाया है। कई स्थानों पर पानी घटने के बाद असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सबसे बुरी तरह प्रभावित बराक घाटी में भी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। हालांकि कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 22 जिलों में 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 74,655 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। और देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून आ चुका है। दिल्ली वासी भी बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। अब लोगों को ज्यादा दिनों तक गर्मी का कहर नहीं झेलना होगा। दिल्ली में मानसून की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली में मानसून के आने का समय 27 जून था। अब मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून 30 जून को दस्तक देगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में आगमन समय से 3 दिन पहले हुआ था। उस वक्त मानसूनी परिस्थितियां अनुकूल थीं और मानसूनी हवाएं तेजी से प्रगति कर रही थीं। इससे अनुमान था कि मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। अब मानसून तय तिथि से 3 दिन की देरी से दिल्ली पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 और 29 जून को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 27-29 जून के दौरान उत्तराखंड में, 28 और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 29 जून को हिमाचल प्रदेश में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है।
और अब नजर डालते हैं बीते वर्षों में मानसून ने दिल्ली में कब दस्तक दी थी। तो आपको बता दें कि 2011 में 26 जून को, 2012 में 7 जुलाई को, 2013 में 16 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। तो वहीं 2014 में 3 जुलाई को, 2015 में 25 जून को और 2016 में 2 जुलाई को और 2017 में 2 जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंचा था। इसके अलावा 2018 में 28 जून को, 2019 में 5 जुलाई को, 2020 में 25 जून को और 2021 में 13 जुलाई को मानसून ने दिल्ली में दस्तक दी थी। और अब बात करेंगे कचरे से बने पार्क की। जी हां, दक्षिण अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में वेस्ट टू वंडर्स पार्क बनाया गया है। इस पार्क को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद और एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यह है अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर का वेस्ट टू वंडर्स पार्क। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां देखने को मिलेंगी और वो भी कचरे से बनी। इस समय हम मौजूद हैं पोर्ट ब्लेयर के उस वेस्ट टू वंडर पार्क में, जहाँ कचरे से तमाम चीजें बनाई गई हैं। कचरे का निपटान किया गया है, खूबसूरत आकृतियां बनाई गई हैं। ये दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन एक प्रयास है कहीं ना कहीं कचरे का निपटान करने का। ये पूरा पार्क कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, लेकिन पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद यानी कि पीबीएमसी और गैर सरकारी संस्था नवोदया फाउंडेशन ने मिलकर इसे अद्भुत रूप दे दिया है, जिसे अब वेस्ट टू वंडर्स पार्क के नाम से जाना जाता है। इस जगह पे हम लोग यहाँ पे आसपास के लोग जितने भी हैं, यहाँ पे कचरा जो है कूड़ा यहाँ पे डालते थे और यहीं पे सेग्रीगेट होता था। तो काफ़ी हम लोगों ने प्लान करा कि ये इतना रेजिडेंशियल एरिया इसको यहाँ से हटाकर और यहाँ पे जो है एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने का जो है काम करे। तो नवोदया फाउंडेशन एक एनजीओ है, उनके द्वारा और पीवीएमसी, हमारे पीवीएमसी के द्वारा जो है दोनों के टाई अप करने के बाद जो है दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया है, जिसमें जो पुरानी लकड़ियाँ हैं, जो जहाज़ में कंटेनर में बैलेट्स आते हैं सब्जी के पेटी के नीचे, तो वो सारे लकड़ियों को यूज़ किया गया है। यहाँ एक तरफ जहाँ पुरानी सीढ़ी से मोर की आकृतियाँ बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर पुराने टायरों को भी सुंदर और आकर्षक रूप दिया गया है। इस पार्क में कहीं चप्पलों के वेस्ट से एनाकोंडा देखा जा सकता है, तो प्लास्टिक की बोतलों में पौधे भी हर किसी को लुभाते हैं। गिरीश निशाला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पोर्ट ब्लेयर। और हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लिए चल रहे हैं राजस्थान के मारवा गांव। राजस्थान के ग्रामीण जीवन का पता लगाने और अनुभव करने के लिए ये एक आदर्श स्थान है। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील के पास जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ये गांव कई कारणों से बहुत मशहूर है। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं ये रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में सोमवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एक्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज मजबूती के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहाँ 25 जून को इसका भाव था 1100 रुपए, 27 जून को 200 रुपए की तेजी आई और भाव 1300 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 25 जून को प्याज का भाव रहा 850 रुपए, 27 जून को इसमें 150 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 जून को प्याज की खरीद 1360 रुपए पर हुई थी। 27 जून को यहाँ इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1380 रुपए क्विंटल हो गया। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 25 जून को प्याज का भाव था 700 रुपए, 27 जून को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 650 रुपए हो गए। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 11 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में नरमी दर्ज की गई। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में मूंग के भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई। 25 जून को मूंग का भाव 6,000 रुपए था, जो कि 27 जून को 5,600 रुपए हो गया। यहीं की अलीगढ़ मंडी में 25 जून को मूंग का भाव रहा 6,450 रुपए, जो कि 27 जून को 50 रुपए टूटकर 6,400 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 25 जून को मूंग का भाव रहा 6,400 रुपए, 27 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 25 जून को मूंग का कारोबार 5,500 रुपए पर हुआ। 27 जून को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,520 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रखरखाव। उत्तराखंड में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहे। सेब की तुड़ाई कर ले। यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहे। किसान उड़द की बुआई करे, वहीं पत्ता गोभी बोए। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का समय सही है। यहाँ बीन्स की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग की बुआई करे, इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले। वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में धान की रुपाई कर ले। यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करे। कपास के खेत से घास फूस निकाले। साथ ही मक्के की कटाई कर सकते हैं। किसान अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहे। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डाले। अमरूद के बागों से खरपतवार निकाले। पंजाब में बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर ले।
वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा अरहर की बुआई के लिए समय उचित है। किसान मूंगफली की बुआई करते रहे। पंजाब में भिंडी की तुड़ाई कर ले, इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई भी करें। इसी तरह लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। तो वो वहां पर संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंक सेट उपहार में दिया है। ये कफलिंक राष्ट्रपति के लिए मैचिंग ब्रोच फर्स्ट लेडी के लिए तैयार किए गए हैं। गुलाबी मीनाकारी एक GI टैग कला है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। GST परिषद की ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। GST परिषद की बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। दिल्ली में पिछली बैठक में वस्त्रों पर GST दरों में बदलाव का निर्णय टाल देने की सिफारिश की गई थी। परिषद ने वस्त्रों पर 5% की दर बनाए रखने का सुझाव दिया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने बताया है कि राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों, GR और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी खोज की जा रही है।
लंदन उच्च न्यायालय नीरव मोदी इस मामले में सुनवाई फिर शुरू करेगा। 51 वर्षीय हीरा व्यापारी ने मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। नीरव पर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उसके खिलाफ भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इस बीच नीरव मोदी मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण पश्चिम लंदन के वैंसवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ सबसे बड़े प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197.31 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,21,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 11,793 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 9,486 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.57% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.36% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.49% दर्ज किया गया। इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।